हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 के तहत MPS 1 का मैराथन क्लास शुरू कर रहा हूँ। मैराथन क्लास का मतलब ये होता है कि मैंने जितना भी आपको MPS 1 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ उन सारे प्रश्नों के उत्तरों पर आज मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने 14-15 प्रश्न आप लोगों को दिया है जून एग्जाम से संबंधित MPS 1 का, उन सारे प्रश्नों के उत्तर पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रश्न दिया था, पहला जो प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था, तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। अब ये समझिए कि लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस, इसको आप कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक का मतलब होता है जनता, कल्याण का मतलब होता है कल्याण करना। किसके लिए? जनता के लिए। जो राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करे वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, जो राज्य जनता की सहायता करे उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की उपज में 3 विचारधारा का प्रभाव पड़ा। कितने विचारधारा का प्रभाव पड़ा? 3 विचारधारा का प्रभाव पड़ा। पहला था औद्योगिकरण, दूसरा था जनमत और तीसरा सामाजिक विचारधारा। ठीक है, ये 3 विचारधारा का प्रभाव लोक कल्याणकारी राज्य पर पड़ा और इसको आप लोग जरूर लिखेंगे। और ध्यान से सुनिए, कल्याणकारी राज्य का आविर्भाव 1945 में सर्वप्रथम ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर हुआ। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, बच्चों, औरतों, किसानों, संकटग्रस्तों, निर्धनों एवं समस्त नागरिकों को सहायतार्थ सेवाएं प्रदान करने लगा और पहले राज्य मुख्यतः सिपाही, पुलिस, जज के रूप में काम करता था और आज डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, बीमा, संयोजक, गृह निर्माता, सैनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रेलवे, नियत गैस, जल बिजली आपूर्तिकर्ता, नगर आयोग, पेंशन वितरण, यातायात, अस्पताल संयोजक, सड़क निर्माण एवं अन्य दूसरे क्षमताओं में विश्वास करता है। ठीक है, जब से प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो राज्यों का दायित्व बन गया कि कल्याणकारी राज्य करना ही करना है, नहीं तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसका मैं एक कंक्लूजन निकाल दिया और अब आप इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको आप लिखने का प्रयास करें। दूसरा जो प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संस्कृतिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ दे रहा हूं, मेरे YouTube पे पूरा लेक्चर उपलब्ध है, उसको भी थोड़ा आप लोग मिलाकर देख लेंगे तो आप एकदम विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं इसी को अगर आप लिख देते हैं, फिर भी आपको मैं बता दूं कि 60% से ऊपर नंबर आएगा। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? तो बहुसंस्कृतिवाद से तात्पर्य सांस्कृतिक विविधता अथवा सांस्कृतिक बहुलता से है। ठीक है, एक ही साथ सभी संस्कृतियों का सम्मान करना तथा संवैधानिक रूप से उन्हें बराबर का स्थान देना बहुसंस्कृतिवाद का आधार है। कोई भी देश तभी बहुसंस्कृतिवाद कहलाता है जब वह अपने यहाँ उपस्थित लगभग सभी संस्कृतियों को समान महत्व देता है। अर्थात कोई भी एक संस्कृति किसी अन्य पर हावी न हो और न ही उसके विशालकाय स्वरूप में तथाकथित छोटी संस्कृतियां लुप्त हो जाए। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में बहुसंस्कृतिवाद एक राजनीतिक विचारधारा बनकर उभरी। ठीक है, व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म नामक शीर्षक में भीखू पारेख ने बहुसंस्कृतिवाद को एक दार्शनिक संप्रदाय या कार्य
क्रमणोन्मुख राजनीतिक सिद्धांत मानने की बजाय मानव जीवन को देखने का एक तरीका या नजरिया बताया है। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद कोई निर्विवाद विचार नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद कोई निर्विवाद विचार नहीं है। आज अगर राष्ट्र इसे राजकीय नीति के तौर पर स्वीकार करते हैं और अलग अलग संस्कृति पहचानों की विशेषता को मान्यता देते हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्र तौर पर कहा जा सकता है कि बहुसंस्कृति राष्ट्र वह है जिसकी सीमा में सभी उपलब्ध संस्कृतियां अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ बनी रहती है। ठीक है, समाज में सांस्कृतिक बहुलता एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा है जहां विभिन्न विश्वास, धर्म और भाषा आदि के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत केवल संस्कृति और सांस्कृतिक समूह को ही मान्यता नहीं देनी चाहिए, बल्कि इस दायरे में धर्म, भाषा, वर्ण, राष्ट्रीयता और नस्ल से संबंधित तथ्यों का भी महत्व है। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक बहुलता कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है और इसकी विशाल ऐतिहासिकता भी है। सिंधु सभ्यता के मृद भांडों और सील का मेसोपोटामिया शहर में पाया जाना और सिंधु सभ्यता के लोथल से मिले पोतगाह स्थापित करते हैं कि हड़प्पा वासियों के बाहरी लोगों से संपर्क थे। ठीक है, ये मैंने आपको आगे बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। एंटोनियो ग्रैम्शी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा। तो एंटोनियो ग्रैम्शी के बारे में मैं बता रहा हूं कि इनका जो जन्म हुआ 1891 में, एंटोनियो ग्रैम्शी का जन्म 1891 में और 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म गरीब परिवार में हुआ था। चूंकि जहां जन्म हुआ था उस स्थान का नाम सार्डिना जो इटली में था, बहुत ही निर्धन क्षेत्रों में एक निर्धन क्षेत्र था। ठीक है, उनकी जो पुस्तक थी मॉडर्न प्रिजन नोटबुक, ये पुस्तकों पर राजनीतिक इतिहास, संस्कृति तथा दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ा। ग्रैम्शी का विचार रूढ़िगत मार्क्सवादी सोच से हटकर है। ठीक है, ग्रैम्शी तो सर्वहारा वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के साथ समझौते द्वारा पूंजीवादी शासन को हटाने के पक्ष देते हैं। ठीक है, ग्रैम्शी कहते हैं कि इसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका अहम होती है और ग्रैम्शी के अनुसार बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है परंपरागत बुद्धिजीवी और दूसरा होते हैं जैविक बुद्धिजीवी। ठीक है, परंपरागत बुद्धिजीवी अपने आप को किसी भी वर्ग के साथ नहीं जोड़ते। ठीक है, और जैविक बुद्धिजीवी जो शासकीय वर्ग से जुड़े होते हैं अथवा जनसाधारण से। ग्रैम्शी हीगेल के सिद्धांत तथा मार्क्स के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। ग्रैम्शी क्या थे? हीगेल और मार्क्स के विचारों से वे काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उसमें परिवर्तन के माध्यम से जो हीगेल ने कहा और जो मार्क्स ने कहा उसमें इन्होंने परिवर्तन किया और कहा कि ग्रैम्शी ने द्वंद्व के अर्थ को 3 भागों में बांटा। द्वंद्व के उसने क्या किया? ग्रैम्शी ने द्वंद्व के जो भाग था उसको 3 भाग में बांटा। पहला बुद्धिजीवियों अर्थात दलीय नेताओं तथा जनसाधारण में अंतःक्रिया। दूसरा ऐतिहासिक घटनाओं की वाद प्रतिवाद समवाद के संदर्भ में व्याख्या, जैसे मार्क्स ने जो कहा था थीसिस, एंटीथीसिस, साइंथीसिस, उस पर यह आधारित घटना के बारे में कहा। और तीसरा जो था उप अधिरचना तथा अधिरचना के बीच संबंध। ठीक है, ग्रैम्शी ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए सांस्कृतिक तथा दार्शनिक कारकों की भूमिका पर बल दिया था और ग्रैम्शी ने मार्क्स में हीगेल के आदर्शवाद तत्व को उभरने का प्रयास किया था और ग्रैम्शी ने भौतिक शक्तियों की अपेक्षा सचेतना को अधिक महत्व दिया और आधार तथा अधिरचना के संबंधों को नई रोशनी में देखने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि गांधीवादी दृष्टिकोण में
अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लोग कैसे लिखेगा गांधी के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचारों पर प्रकाश डालने से हमें पता चलता है कि गांधी जी ने अधिकार और कर्तव्य पर समय समय पर अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है, गांधी जी द्वारा कल्पित लोकतंत्रीय राज्य में विशिष्ट मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य होंगे। ये अधिकार और कर्तव्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में स्वयं गांधी जी एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, प्रस्ताव इस प्रकार है कि कांग्रेस का यह विचार है कि जनसाधारण को इस बात का ज्ञान कराने के लिए कांग्रेस द्वारा कल्पित स्वराज्य का अर्थ उनके लिए क्या होगा, यह वांछित है कि उन्हें कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार से बता दी जाए ताकि वे उसे आसानी से समझ ले। ठीक है, जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर करोड़ों भूख से पीड़ित लोगों की व्यवस्थित आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश होना चाहिए। अतः कांग्रेस घोषित करती है कि कोई भी संविधान जो इसके नाम पर स्वीकार किए जाए वह निम्नलिखित बातों का प्रबंध करने के योग्य बनाए। गांधी ने अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए निम्न बातों पर बल दिया। कौन कौन था? जनता के मौलिक अधिकार जिसमें समुदाय बनाने और मिलने की स्वतंत्रता, जिसमें समुदाय बनाने और मिलने की स्वतंत्रता का जिक्र था। उसके बाद वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रवृत्ति और धर्म पालन को सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन हो। ठीक है, उसके बाद था सांस्कृतिक, भाषा तथा अल्पसंख्यकों की लिपि का प्रयोग। उसके बाद समस्त नागरिकों के बिना किसी लिंग भेद के समान अधिकार का दायित्व। फिर उसके बाद था किसी भी नागरिक का उसके धर्म, जाति या मत या लिंग के आधार पर सार्वजनिक मौलिक अधिकार या सम्मान की किसी पद और किसी व्यापार यथा पेशे के अयोग्यता का सिद्ध न होना। ठीक है, उसके बाद था समस्त नागरिकों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, कुओं, शिक्षण संस्थाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में उनका समान अधिकार था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपको संप्रभुता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, और या क्वेश्चन को इस तरह से कि जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो उसको आप कैसे लिखिएगा। तो संप्रभुता का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक जियों बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक जो 1576 में प्रकाशित हुई थी उसमें किया था। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्चता। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्चता। जैसा कि जॉन ऑस्टिन का मानना है कि समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा पालन करने का आदि न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वह समाज का राज्य है। ठीक है, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और राज्य का आखिरी तत्व संप्रभुता है। जैसे राज्य के 4 आवश्यक तत्व है: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का जो अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह संप्रभुता है। वास्तव में संप्रभुता राज्य का प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? संप्रभुता सर्वव्यापक है, मतलब यूनिवर्सल है, अर्थात राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राज्य में विद्यमान प्रत्येक संघ या समुदाय पर संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी है। संप्रभुता असीम है और यह किसी की इच्छा से बाधित नहीं है। यह विधि द्वारा भी अनियंत्रित है, क्योंकि विधि स्वयं इसकी कृति, ठीक है, स्वयं इसकी कृति
संप्रभुता अस्थायी होती है और सरकार के बदल जाने से संप्रभुता के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह नई सरकार को हस्तांतरित हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी संघों एवं संगठनों से सर्वोच्च है और उन्हें उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि राज्य दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करने में पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा उस पर कोई बाह्य अंकुश न हो। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से भी व्यवहार करने में किसी का नियंत्रण उस पर न हो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र और विकास का क्या हुआ। तो लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है और देखेंगे कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महान क्रांतियों ने लोकतंत्र के विकास में सहायता की, जिसमें इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति प्रमुख है। लोकतंत्र के सिद्धांत के आरंभ विधि के शासन से हुआ। पहले राजतंत्र के समय में यह विश्वास किया जाता था कि राज्य की समस्त शक्ति व्यक्तिगत रूप से राजा में निहित थी। उसकी इच्छा ही कानून का एकमात्र स्रोत थी और पहले जनता ने इस व्यवस्था के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और परंपरा स्थापित की कि देश को कानून के द्वारा चलाया जाएगा, किसी व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय राजतंत्र था और अब क्या है कि आपका प्रजातंत्र आ गया है। ठीक है, इसी प्रक्रिया के अधीन अधिकारों के घोषणा पत्र जारी किए गए और यह व्यवस्था की गई कि इनकी अवहेलना सरकार भी नहीं कर सकती थी। एक अन्य विचार उत्तरदायित्व का सिद्धांत का विकास हुआ और आरंभ में यूरोप की क्रांतियों ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास किया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है और वे समस्त नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है मतदाता कहलाते हैं, परंतु आरंभ में मतदाताओं की संख्या कम थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हेराल्ड लॉस्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए या प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो लॉस्की ने अधिकार संबंधी बातों पर क्या कहा? तो अधिकार के संबंध में लॉस्की के विचार है कि राज्य का अधिकारों की सृष्टिकर्ता नहीं है। अधिकारों के संबंध में लॉस्की के विचार है कि राज्य अधिकारों की सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन अधिकार वास्तव में सही अधिकार के रूप में नहीं निरंतर पाता जब तक वह राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, लॉस्की ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को नामंजूर कर दिया। उसने हॉब्स द्वारा दी गई अधिकार की परिभाषा राइट इज अ पावर को अस्वीकार कर दिया और लॉस्की ने बताया कि राज्य अधिकारों की सृष्टिकर्ता भी हो सकता है। लॉस्की ने क्या कहा कि राज्य अधिकारों की सृष्टिकर्ता भी हो सकता है तथा अधिकारों को बनाए रखने के लिए वह शर्तों का सृजन करता है, अर्थात अधिकारों को सफल बनाने के लिए राज्य की ओर से अवसर बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व के शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये तो आप लोग बना ही लेंगे, जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिकता तथा सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। अब नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान क्या है? तो नागरिकता का अर्थ है कि ना केवल नागरिक पर सरकार का अधिकार है, बल्कि सरकार पर भी नागरिक के कुछ दाव
और अधिकार है। समाज के अन्य संगठनों की तरह सरकार एक समुदाय या संघ है, परंतु यह एक विशेष प्रकार का समुदाय है। यदि कोई चाहे तो वह अन्य समुदायों से अलग रह सकता है। ठीक है, यदि हमारी इच्छा न हो तो हम किसी भी राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, कॉलेज या क्रिकेट क्लब के सदस्य ना बने और इन सभी समुदायों का अपना अपना विशेष कार्यक्षेत्र होता है। उनके अपने विशिष्ट क्षेत्र नियम भी होते हैं और हो सकता है कि हमको ये नियम पसंद न हो और हम उन समुदायों के सदस्य बनना न चाहें। यदि हम इन संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं तो हमें उनके नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सरकार की स्थिति इन सब से भिन्न है। सरकार धार्मिक, राजनीतिक या शिक्षण संस्थाओं जैसी संस्था नहीं है। इनके कानून हमारे ऊपर लागू होंगे, हम चाहे पसंद करें या न करें। दूसरे शब्दों में सरकार एक विशेष प्रकार का समुदाय है और यह एक ऐसा समुदाय है जिससे हम बच नहीं पाते, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का विश्वास है कि जब हमारी सरकार का हमारे ऊपर नियंत्रण रहता ही है तो हमारे हित में यही है कि हम भी अपनी सरकार पर नियंत्रण रखें। उनके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वही है जिसमें समस्त समाज के लिए निर्णय करने के काम में लोगों का बहुत बड़ा भाग हाथ बटाए। ठीक है, सामान्य लोगों के बीच यह भागीदारी नागरिकता के विचार में निहित है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य अभिकरण कौन कौन से हैं। तो उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो आज की 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इसका अध्ययन क्षेत्र आज सिर्फ ऐतिहासिक संगठनों और संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र मानव के राजनीतिक कार्यों तथा उसके राजनीतिक व्यवहार से संबंधित हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलनों ने राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत मान्यताओं को प्रायः समाप्त सा कर दिया है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने का श्रेय इसी व्यवहारवादी आंदोलन को है। ठीक है, व्यवहारवादी आंदोलनों में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की मान्यताओं की प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है और आज की व्यवहारवादियों की यह मान्यता है कि राजनीतिक सिद्धांत की द्वेषना का दायरा सिर्फ मनुष्य राज्य संबंधी व्यवहार एवं क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके बहुपक्षीय व्यवहार एवं क्रियाकलाप भी है। अतः राजनीतिक सिद्धांत मानव के सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने का शास्त्र नहीं है, बल्कि वह ऐसा सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाकलापों के अध्ययन करने में उसके विभिन्न पहलुओं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार एवं क्रियाकलापों का अध्ययन की भी आवश्यकता के अनुसार करता है। ठीक है, अतः राजनीतिक जीवन के अध्ययन के साथ साथ उसके जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा नैतिक पहलुओं के पारंपरिक प्रभावों का भी अध्ययन करता है और यह देखता है कि इससे मानव का राजनीतिक जीवन कैसे और किस सीमा तक प्रभावित होती है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अनुसार राजनीतिक अध्ययन को राज्य या शासन की परिधि तक सीमित नहीं किया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब है फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये उतना हमको इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रूढ़िवाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद को समझने के पहले रूढ़ि को समझना होगा। रूढ़ि का मतलब होता है वह शब्द शक्ति जिससे शब्द अपने रूढ़ अर्थ का ज्ञान कराता है। जैसे परंपरागत प्रथा, परंपरा से चली आ रही कोई ऐसी प्रथा जिसे समाज के सभी लोग मानते हों। वाद का मतलब होता है वाद एक
प्रत्यय है जिसका प्रयोग यदि किसी भी शब्द में शामिल किया जाए तो उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन कर उसकी व्याख्या को किसी विशेष पक्ष में वर्णित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार यदि रूढ़िवाद प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाता है तो वह रूढ़िवाद हो जाता है। फ्रांस के क्रांति के बारे में ब्रिटिश दार्शनिक और राजनीतिक एडमंड बर्क द्वारा व्यक्त विचारों के साथ इंग्लैंड में रूढ़िवाद का जन्म हुआ। कहाँ हुआ रूढ़िवाद का जन्म? इंग्लैंड में हुआ। और वर्क ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में प्रस्तावित गहरा बदलाव का विरोध किया। ठीक है, रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में जो किसी स्थापित व्यवस्था तथा किसी सम्मान की रक्षा तथा यथास्थिति को बनाए रखने अथवा शास्त्रीय दृष्टि से दक्षिणपंथी धारणा स्वरूप आज की एक अनिवार्य बौद्धिक शक्ति है। विचारों के संसार में इस विचारधारा के मूल सिद्धांत हमारे समय के अनेक समाजों में इसे पनपता देखा जा सकता है। ठीक है, रूढ़िवाद के अनेक अर्थ लिए जाते हैं। रूढ़िवाद एक ऐसी व्यक्ति का बोध कराता है जिसका व्यवहार नम्र अथवा चौकस होता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली प्रायः पारंपरिक अथवा जो परिवर्तनों से संकोच करता है अथवा उनसे डरता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कैसे लिखेगा? तो जॉन रॉल्स का राजनीतिक चिंतन में वही स्थान है जो प्लेटो, एक्विनास, कांट, कार्ल मार्क्स तथा मैकियावेली का है। ठीक है, अमेरिकी उदारवाद के जनक तथा राजनीतिक चिंतक सामाजिक समस्याओं को समझने को ये रुचि थे आपको जॉन रॉल्स की पुस्तक न्याय का सिद्धांत में न्याय की ऐसी धारणा का प्रतिपादन करना चाहता है जो आधुनिक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। उसके अनुसार न्याय किसी भी सामाजिक व्यवस्था की नींव है। न्याय क्या है? किसी भी सामाजिक व्यवस्था की नींव है। और रॉल्स कहता है कि न्याय का वितरण का गुण है और इसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। जॉन रॉल्स इन वस्तुओं को मौलिक पदार्थों का नाम देता है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है सामाजिक पदार्थ और दूसरा जो है प्राकृतिक पदार्थ। पहला जो है सामाजिक पदार्थ और दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ। सामाजिक पदार्थ सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसे वेतन, संपत्ति, भौतिक पदार्थ, अधिकार एवं स्वतंत्रता। दूसरा जो है प्राकृतिक अधिकार, जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित नहीं किए जाते, लेकिन इनसे प्रभावित अवश्य होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, साहस, काल्पनिक शक्ति एवं क्षमता। हॉब्स तथा लॉक के भांति ही जॉन रॉल्स भी एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है जिससे लोग सहमति के आधार पर उस समाज का स्वरूप निश्चित करेंगे जिससे वे रहना पसंद करेंगे। रॉल्स का न्याय के तीन भेद हैं। जॉन रॉल्स न्याय के तीन भेद हैं। कौन कौन है? पहला है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। पहला जो है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और तीसरा है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। रॉल्स का जो दर्शन है समाजशास्त्रियों के लिए समाजवादी तथा व्यक्तिवादियों के लिए व्यक्तिवादी। रॉल्स का सामाजिक न्याय की संकल्पना रॉल्स को समाजवाद के द्वारा तथा व्यक्ति की गरिमा की वाद उसे व्यक्तिवादी विचार साबित करने में सक्षम है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कार्ल मार्क्स के बाद, मतलब शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो क्या कहता है? शक्ति की संकल्पना की उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करना है। तो अरस्तु ने आज से 2200 वर्ष पूर्व कहा था कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। यह बात आज के युग में भी स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, मनुष्य के सामाजिक जीवन के
अनेक पक्ष होते हैं। राजनीतिक उन्हीं सामाजिक पक्षों में से एक है और इसलिए राजनीति को सामाजिक प्रक्रिया का एक रूप माना जाता है। सामाजिक प्राणी के रूप में राजनीति की प्रकृति का व्याख्या करने वाले दो प्रमुख दृष्टिकोण जो हैं वो पहला है उदारवादी और दूसरा है मार्क्सवादी। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो दोनों दृष्टिकोण राजनीति को सामाजिक जीवन के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया है, परंतु राजनीति के स्वरूप तथा लक्षण के विषय में दोनों के अलग अलग विचार हैं। उदारवादियों के अनुसार राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जो समाज के सामान्य कल्याण को प्रोत्साहित करती है, जिसके बिना न्याय, शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक इसके विपरीत मार्क्सवादी राजनीति को एक संघर्ष, मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि राजनीति को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं और वह उदारवादी सिद्धांतों, विश्वासों और मूल्यों का विरोध करते हैं। राजनीति एक द्वंद्व और संघर्ष का नाम है। समाज के ऊपर उन्हीं का प्रभुत्व होता है और अपनी सत्ता का उपयोग केवल वे अपनी हित में करते हैं। इस प्रकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण व्यक्तियों के बजाय वर्गों की बात करते हैं और मार्क्सवादियों के अनुसार वर्गों में झगड़े होते हैं, उसका समाधान एक वर्ग विहीन समाज में ही हो सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन को एक ऐतिहासिक मानता है। तो ये मैंने आपको MPS 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर पर चर्चा किया मैराथन क्लास के तहत और अच्छा से बताने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि एकदम आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, बहुत ही जोश के साथ आप परीक्षा हॉल में जाएं और एग्जामिनेशन लिखें। देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।